गांव और शहर की तुलना हिंदी कहानी। बटा आज के इस आर्टिकल में गांव और शहर की तुलना करते हुए पुष्कर अपने पिताजी से ट्रेन की यात्रा के दौरान हर उस वस्तु की तुलना कर रहा था। हम जहां भी पैदा हुए हैं वह जगह हमारी मातृभूमि होती है जो हमें बहुत प्यारी और सुंदर लगती है। वहां का वातावरण हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन इस कहानी में पुष्कर को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसे तो केवल शहर से ही लगाव था, लेकिन पिता ने अंत में यह साबित कर ही दिया कि हमारे गांव से बढ़कर कोई जगह नहीं होती है। गांव में रहने वालों की भी जिंदगी कैसी होती है, दिन भर काम काम करके गुजर जाता है। ना कहीं घूमने जा सकते हैं और ना ही अच्छी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। यह बात पुष्कर अपने पिता रघुवीर से कहता है। पुष्कर: पापा, हम भी शहर में रहते, वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक कोई काम नहीं, सिर्फ घूमते फिरते, शहर के बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ने जाता। कितनी सुखी की जिंदगी होती होगी शहर की। मुझे तो शहर में रहना बहुत अच्छा लगता है। रघुवीर: नहीं बेटे, हमारी तो जिंदगी हो गई है गांव में रहते हुए। हमें हमारा गांव ही प्यारा है। हमारे गांव में किसी बात की कोई लापरवाही नहीं होती है। गांव के लोग मिलजुल कर रहते हैं। पूरा दिन काम करके पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है। और हाँ, एक खास बात, गांव में अगर कोई भी अनजान आदमी किसी भी तरह की सहायता मांगे तो हम उसकी पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करते हैं। पुष्कर: नहीं पिताजी, शहर की बात अलग होती है। मैं अगर आपके जैसा बड़ा होता तो शहर में ही रहता। रघुवीर: गांव में बोर भी नहीं होते हैं, लेकिन शहर में तो लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। किसी के पास बैठने उठने में कहाँ समझते हैं अपना काम और अपना घर। किंतु गांव तो गांव होता है। गांव में लोग एक दूसरे के लिए मरते हैं। गांव में लोग एक जगह पर मंडली लगा लेते हैं और पुरानी राजा महाराजाओं की कहानियां कहने लगते हैं। जिसको जितनी याद है उतनी सुनाता और बाकी के लोग आनंद लेते हुए, मुस्कुराते हुए कहानी के मजे लेते हैं और समय का पता ही नहीं चलता कब रात की 10 बज जाती है। बातें करते करते काफी समय हो गया, रात हो चुकी थी। दोनों सो गए, लेकिन सोने के बाद भी पुष्कर को तो वो ही शहर के सपने आते रहते। सपनों में भी शहर में घूमता, बाजार में तरह तरह की वस्तुएं देखता। इतने में सुबह हो जाती और दोनों उठकर नहा धोकर खाना खाकर फिर वही काम। एक दिन रघुवीर को किसी काम से गांव से लगभग 200 किलोमीटर दूर किसी शहर में जाना था। उसने सोचा कि ट्रेन से जाने में अच्छा रहेगा, तो उसने ट्रेन से जाना उचित समझा। जब पुष्कर को पता चला तो उसने भी साथ जाने की ठानी और सोचने लगा कि ट्रेन से तो शहर का नजारा भी देखने को मिलेगा। ट्रेन की यात्रा के विचार मात्र से सामान्य आदमी कल्पना और विचारों की दुनिया में खो जाता है। घने जंगल, नदियों की पुलिया पर ट्रेन की आवाज, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जैसे मेला लगा हुआ हो, इत्यादि सपने पुष्कर मन ही मन देखने लगा। तभी रघुवीर ने साथ ले जाने की हाँ कर दी और पुष्कर के मुंह की खुशी दोगुनी बढ़ गई। दोनों तैयार होकर चल दिए। गांव से कुछ ही दूर छोटा स्टेशन था और कुछ ही देर में ट्रेन भी आ चुकी थी। दोनों बैठ गए। कुछ दूर जाने पर एक बड़ा सा शहर आया। तब समय शाम की 5 बज चुकी थी। दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। इतने में रघुवीर को शहर में कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया। तभी रघुवीर: पुष्कर बेटा, ये देखो, शहर के कुत्ते सड़े हुए भोजन, सड़ेगले हुए ड्राई फूड तथा कचरे के डिब्बों से अपना पेट भर रहे हैं। पुष्कर: हाँ पापा, और हमारे गांव में तो कुत्ते को कोई न कोई बची हुई रोटी के टुकड़े डाल ही देता है। और साफ खाना खाकर गांव के कुत्ते कितने तंदुरुस्त और समझदार होते हैं। थोड़ी दूर जाते ही और कुछ कुत्ते शहर के एक गंदे नाले से पानी पीते हुए दिखाई दिए। तभी रघुवीर: और ये भी देखो, शहर के गंदे नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं।
इनके लिए तो यही फिल्टर का पानी है और अपने गांव के कुत्ते तो नदी का साफ पानी पीते हैं। और किसी के भी घर के बाहर खाने के लिए और पीने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। पुष्कर: हाँ पापा, मुझे पता चल गया है। गांव की जिंदगी शहर की जिंदगी से काफी अच्छी होती है। गांव में कितनी स्वच्छता होती है तथा स्वच्छ और ठंडी हवा होती है। इस कहानी से हमें यह ज्ञान होता है कि हमारी जन्मभूमि ही हमारी मातृभूमि होती है। वहाँ के वातावरण से लेकर हर एक तत्व हमारे लाभदायक होता है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह के और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। पोस्ट नेविगेशन: पढ़ाई का उद्देश्य, एक किसान के बेटे की कहानी। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल कुछ खास ही होने वाला है। आर्टिकल का टॉपिक है पढ़ाई का उद्देश्य। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज के युग में पढ़ाई की मान्यता कितनी हो गई है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति आज इस बाजार में घूमना तो ठीक, पर घर से बाहर भी नहीं निकल सकता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक उन्नति होती जा रही है। बहुत सारे लोग पढ़ाई को केवल एक नौकरी के तक की सीमित समझते हैं और वो केवल पढ़ाई करके एक अच्छी सी नौकरी पाने की चाहत रखते हैं, बल्कि पढ़ाई करने के बाद जीवन के कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही नहीं है, बल्कि जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गरीब तो था, पर जितना गरीब था उतना ही ईमानदार था। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में फैली हुई थी। उसके एक पत्नी तथा एक बेटा था। बेटा काफी होनहार तथा होशियार था, पढ़ाई में काफी अच्छा था। किसान का नाम रामलाल, उसकी पत्नी का नाम चंपा तथा बेटे का नाम हेमंत था। किसान के पास 8 एकड़ जमीन थी, लेकिन पूरी जमीन का फायदा नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि एक तो पानी की भी बड़ी समस्या थी और अनपढ़ होने के कारण फसलों में बीमारियों तथा कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बेहतर होगी, इस बात का भी पता नहीं था। ठंड के दिनों में तो वह 8 एकड़ में से 1 ही एकड़ जमीन में उपजाऊ कर पाता था, क्योंकि पानी की समस्या थी और उस फसल में से भी आधी फसल बीमारी से नष्ट हो जाती थी। केवल बारिश के ही दिनों में 8 एकड़ में से 6 एकड़ जमीन में सिंचाई करता था। बाकी 2 एकड़ जमीन नदी के करीब होने के कारण पानी में डूब जाती थी। महंगाई भी काफी बढ़ गई थी। इतने में अपने घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। गरीबी के कारण रामलाल की पत्नी चंपा भी गांव के बड़े बड़े शाहूकारों के खेतों में काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे हेमंत की पढ़ाई में लगा देती थी। हेमंत पढ़ाई में बेहतर होने के साथ ही बेरोजगारी की स्थिति को भी भली भांति समझता था। उसने अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना चाहा और उसको पता था कि मेरे पिताजी के पास 8 एकड़ जमीन होते हुए भी पढ़ाई के अभाव के कारण वह अपनी पूरी जमीन पर सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। हेमंत बड़ी कक्षा में आ गया और उसने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए तथा अपनी जमीन का पूरा फायदा उठाने के लिए शहर जाकर फसलों के बारे में काफी जानकारी लेने के लिए एग्रीकल्चर का कोर्स करने की ठानी। लेकिन पैसों के कारण रामलाल और चंपा ने हेमंत को शहर जाने से मना कर दिया। चंपा, अब हमारे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हारे पिताजी से अब सही से खेती भी नहीं होती। तुम भी अपने पिता के साथ खेती में सहायता करो और पढ़ाई छोड़ दो। हेमंत, नहीं माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपसे पैसे लूंगा और पिताजी के साथ खेती भी करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय और चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई के अनुसार खेती करूंगा और मौसम के नियमानुसार फसलों की कमाई करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। हेमंत शहर गया और पढ़ाई चालू की। पढ़ाई को समय देते हुए बचे हुए समय में शहर में छोटा बड़ा काम करके अपनी पढ़ाई, रहन सहन तथा खाने पीने का भी खर्चा निकाल लेता था। बहुत मेहनत करने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी हुई और घर लौट आया। अब उसे खेती के बारे में काफी ज्ञान हो गया था।
उसने अपने पूरी जमीन में सिंचाई की तथा तरह तरह की फसलें बोई। फसलों में बीमारियों की दवाई का भी छिड़काव किया। जब फसलों के दिन पूरे हुए और फसलों को काटकर शहर ले गया। फसलें बहुत अच्छी थी तो दाम भी अच्छा मिला। कुछ ही दिनों में गरीबी दूर हो गई और ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगे। उसके माँ बाप को बहुत गर्व हुआ। हेमंत ने पढ़ाई का सही उपयोग करके एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्नति की। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आप किसी भी फील्ड में उन्नति कर सको। इस कहानी में अगर हेमंत पढ़ाई से उन्नति नहीं करता और पढ़ाई छोड़कर खेती करने लगता तो आज वो भी अपने पिता की तरह गरीब और लाचार रहता और खेती का पूरा फायदा नहीं ले पाता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह आर्टिकल पढ़ाई का उद्देश्य पसंद आया होगा। आप इस आर्टिकल को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करके कमेंट के जरिए बताना कि आर्टिकल कैसा लगा और भी इसी तरह के नए नए आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शेर, लोमड़ी और चूहे की कहानी। जंगल में एक शेर रहता था। वह उस जंगल का राजा था। शेर बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के साथ ही उसकी बुद्धि भी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी भी राजा की तरह मंद बुद्धि थी, लेकिन शेर जो भी निर्णय लेता लोमड़ी के कहे अनुसार ही लेता था। उसे लोमड़ी पर भरोसा था, लेकिन लोमड़ी भी मुंह पर अच्छी बोलती और पीछे से घृणा करती थी। जंगल का राजपाट अपने नाम करना चाहती थी, जंगल पर राज करना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा था। वह हर रोज मौके की तलाश में थी, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से शेर का सामना नहीं कर सकती थी। शेर उससे काफी ज्यादा ताकतवर था तथा उसकी एक दहाड़ से ही लोमड़ी कांपने लगती थी। शेर के महल में चूहों ने अपना पूरा परिवार बसा रखा था। खाने के लिए वे महल में इधर उधर भागते रहते थे और मौका मिलते ही वे अपने बिल से बाहर निकलकर राजा के बची हुई चीजों को गायब कर देते थे। चूहे काफी होशियार और चतुर थे। चूहों की हरकत का शेर को पता चल गया था। उनकी हरकतों से शेर तंग आ गया था। उसने लोमड़ी से कहा, तुम इन दुष्ट चूहों पर नजर रखो। जैसे ही ये बाहर आए, इनको पकड़कर मेरे समक्ष उपस्थित करे। चूहों के तो खाने के लाले पड़ने लगे। उनका तो बिल से बाहर निकलना भी खतरा हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे तो भोजन के कारण प्राण ही निकल जाएंगे। उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्हें पता था कि राजा बुद्धिहीन है और लोमड़ी भी उनकी ही तरह थी, और इधर लोमड़ी भी अपने सपने को साकार करना चाहती थी। चूहे ने देखा तो लोमड़ी वही खड़ी थी। तो चूहे ने दिमाग लगाया और दूसरे चूहे से कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। इतना सुनकर लोमड़ी के कान उच्चे हो गए और बेवकूफ लोमड़ी ध्यान से सुनने लगी। चूहा बोला कि अगर एक बड़े और भारी शरीर वाले तथा एक सूक्ष्म या छोटे शरीर वाले दो जानवरों के मध्य लड़ाई हो जाए तो निश्चित होकर बड़े शरीर वाले को ही दंड देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर गलती बड़े शरीर वाले की ही होती है। और चूहा बोला, यह बात किसी को मत बताना। लोमड़ी मन में ही बोली, बेवकूफ चूहे, मैंने सब सुन लिया है। और बोली, यह तो बड़ी काम की बात है। तभी जंगल में एक जवान ताकतवर शेर और एक गिलहरी की लड़ाई हुई और दोनों राजा के पास गए, लेकिन राजा दोनों का न्याय नहीं कर पा रहा था। और इधर लोमड़ी मन ही मन में सोच रही थी कि क्यों न वो बात राजा को बताई जाए। और यह जवान शेर तो काफी बलवान है, अपनी गलती स्वीकार किए बिना ही राजा पर टूट पड़ेगा और राजा के तो प्राण पखरू उड़ जाएंगे और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। राजा ने लोमड़ी से कहा, अब तुम ही बताओ, इन दोनों में से किसको दंड दिया जाए? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहने में समय लगा, लेकिन लोमड़ी को राजा के पास आकर बात बताने में नहीं लगा। वह तुरंत फुदक कर राजा के पास चली गई और धीरे से उसके कान में कहने लगी, राजा, इस तरह के न्याय में मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था
जिसमें लिखा था कि राजा को अपने न्याय करने की समझ नहीं आ रही हो तो सटीक तरीका एक ही है कि ज्यादातर गलती भारी व बड़े शरीर वाले की ही होती है, तो निश्चित होकर उसे ही दंड का भागी बनाए और तुरंत मृत्यु दंड दीजिए। इतना सुनते ही मंदबुद्धि राजा ने जवान शेर को दंड देने का ऐलान किया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब क्या था, ताकतवर शेर अपने दंड का ऐलान सुनते ही झपटकर बड़े शेर के ऊपर पड़ा और एक ही वार में जमीन पर सुला दिया और बोला, अब लोमड़ी की बारी, तुमने ही राजा के कान भरे थे। और लोमड़ी का भी एक ही वार में काम तमाम कर दिया और स्वयं राजा बन गया और चूहे बहुत खुश हुए। अब रोज नया राजा खाने के लिए कुछ न कुछ रख देता था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी निर्णय लो तो सोच समझ कर लेना चाहिए। किसी के भी बहकावे में न आकर अपने ही दिमाग का सही उपयोग करके किसी भी कार्य का निर्णय लेना चाहिए। सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर हम अपने दिमाग का सही उपयोग करके उसे घुटनों के बल टिका सकते हैं। शरीर की ताकत से भी बड़ी बुद्धि की ताकत होती है। देखा जाए तो कभी कभी भरी भरकम शरीर वाले हाथी को भी नन्ही सी चट्टियां भी हरा देती हैं। जब किसी का विनाश का समय आ जाता है तो उससे साक्षात भगवान भी आकर समझाते हैं, फिर भी उसके चेहरे से विनाश का नकाब नहीं हटता है। दोस्तों, आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही कहानियाँ हर रोज पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। भगवान पर आस्था की शक्ति, हिंदी कहानी। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल भगवान के प्रति भक्त की आस्था पर लिखी गई है। कहानी का टॉपिक भगवान पर आस्था की शक्ति है और ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब कोई भक्त अपने जीवन की नया भगवान को थमा देते हैं तो भगवान उनको धोखा नहीं देते हैं और उनकी नाव किनारे लगा देते हैं। एक बार की बात है, गांव में दो भाई रहते थे। उनके पिता खेती का कारोबार संभालते थे। खेती ज्यादा तो नहीं थी लेकिन उनके घर का गुजारा तो हो जाता था। दोनों भाई बहुत होशियार थे। बड़ा भाई पिता के साथ खेती में काम कराता था और छोटा भाई शहर में काम करता था। बड़ा भाई भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर वक्त और हर एक कार्य को करने से पहले भगवान को याद करता रहता था, लेकिन छोटे भाई यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका भगवान पर भरोसा नहीं था, वह ये सब एक अंधविश्वास समझता था। दोनों भाई की अभी तक शादी नहीं हुई थी। दोनों भाई बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे। बड़ा भाई सोचता था कि कैसे अपने कारोबार को और ज्यादा क्षेत्र में फैलाया जाए और ज्यादा पैसे कमाकर हम तीनों किसी अच्छी जगह जाकर रहने लगेंगे और दोनों की शादी भी कर लेंगे। लेकिन इधर छोटा भाई सोचता है कि कुछ भी करके मुझे इतना धन इकट्ठा करना होगा जिसे देखकर कोई भी अपनी लड़की की शादी मुझसे करा दे, फिर मैं और मेरी पत्नी कहीं दूर जाकर रहने लगेंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। हमारे पिता को तो चिंता ही नहीं है, हमारे दोनों भाइयों की शादी की और किया भी क्या है। पूरी जिंदगी हो गई काम करके, कुछ भी नहीं किया आज तक। एक दिन पिता ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, मेरे पास दो अनमोल हीरे हैं जो मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को दिया और तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया था और मैंने अच्छी तरह से संभाल कर रखे थे। मैं आज वो दोनों हीरे एक एक दोनों को दूंगा, जिसको बेचकर पैसों की सहायता से अपने अपने दिमाग का उपयोग करके अपना घर बसा लेना। और मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत होशियार हो। हीरों का सही इस्तेमाल करके जिंदगी में खुशियाँ भर लेंगे। अब मेरी जिंदगी तो ढलान की ओर चल पड़ी है, मैं इन हीरों का क्या करूँगा। दोनों भाई ने अपने अपने हीरे लेकर सोचने लगे कि किस तरह से हीरे का उपयोग किया जाए। बड़े भाई ने सब अपने भगवान पर छोड़ दिया और बोला, प्रभु आप ही मुझे सद्बुद्धि देना कि मैं किस तरह हीरे को बेचकर अपने खेती के कारोबार को और ज्यादा बढ़ाया जाए। आसपास की सारी बिकाऊ जमीन को खरीदकर जी जान से मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। पैसों से गांव में एक बड़ा घर बनाऊंगा और इतने में
कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाएगा और शादी करके पिताजी के साथ खुशी की जिंदगी जीने लगेंगे। और फिर अपना काम शुरू किया और बहुत बड़ी लगन से मेहनत करने लगा। और इधर छोटा भाई सोचता है कि इस हीरे को बेचकर एक बहुत बड़ा घर बनाकर शादी करके पिताजी के साथ आराम की जिंदगी जिएंगे। हीरा बहुत महंगा है, काफी पैसे आएंगे, काम भी नहीं करना पड़ेगा। हीरा बेचकर छोटे भाई ने बहुत बड़ा मकान बनाया जिसमें आधा पैसा खर्च हो गया और आधे पैसे से अपनी शादी करके रहने लगा। धीरे धीरे घर खर्चे में पैसे खत्म होने लगे और घर का बोझ भी बढ़ गया था और 2 बच्चे भी हो गए थे तथा कुछ दिनों में सारे पैसे खर्च हो गए। इधर बड़े भाई ने खेती के कारोबार में बढ़ोतरी करके एक अच्छी लाइन बना ली और बहुत सारे पैसे भी कमाए, मकान भी बनाया और उसी में भगवान का एक मंदिर भी बनवाया और बागवान की कृपा से रिश्ता आने पर शादी भी कर ली तथा अपने पिता के साथ बेहद खुशी की जिंदगी जीने लगा। और इधर छोटा भाई पैसे खत्म होने पर फिर से गांव चला गया और भाई की संपत्ति देखकर हैरान हो गया। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, तुम दोनों के पास तो बराबर संपत्ति और एक एक हीरा था, तो फिर बड़े भाई के पास इतनी ज्यादा संपत्ति और खुशी की जिंदगी कैसे? तभी छोटे भाई ने कहा, ये सभी तो बुद्धि और किस्मत की करामात है। वह बागवान पर भरोसा करता था और मैं कैसा नालायक हूँ जो उन्हें एक अंधविश्वास कहता था। इसने अपने बुद्धि से हीरे का सही इस्तेमाल करके ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगा और मैंने हीरे का गलत उपयोग करके आज फिर वही खड़ा हूँ जहाँ कुछ समय पहले था। और मेरा भाई कितना आगे बढ़ गया है। घर के बाहर बड़े छोटे भाई को देखकर बड़े भाई ने उसे घर के अंदर बुलाया और हाल चाल पूछा तो छोटा भाई उसके सामने रोने लगा। बड़े भाई ने उसके दुख का कारण पूछा और उसके हीरे के बारे जाना तो बड़े भाई को पहले तो उस पर बहुत गुस्सा आया। पास ही उनके पिताजी खड़े थे, उन्होंने भी छोटे भाई को बहुत सुनाई, लेकिन अब क्या होने का था सो हो गया। बड़े भाई ने उससे फिर से अपने घर में रख लिया। अब फिर से दोनों भाई मिलाकर कमाने लगे, फिर से वो ही खुशियाँ महक गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी अपने परिवार के प्रति ईर्ष्या न करे। अपना परिवार अपना होता है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। हम हर बार सोचते हैं कि मैं अब परेशान हो गया हूँ, तंग आ चुका हूँ, अब मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। ये सारी बातें गलत हैं। परिवार का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान पर भरोसा करने वाले को भगवान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देते हैं। उनकी अच्छाई और बुराई का जिम्मेदार खुद भगवान होते हैं। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।